हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सीएससी एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कंप्लीट इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यू सीरीज का। और आज हम वापस से 20 एमसीक्यू करने वाले हैं और ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है अबाउट कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के बारे में। तो कैश ट्रांसफ़र चार टाइप के होते हैं: कंडीशनल, अनकंडीशनल और यूनिवर्सल और टारगेटेड। देखो, कंडीशनल टाइप के होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो फंड ट्रांसफ़र किया गया है उनको स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही यूज किया जाए, ठीक है। उसके बाद में अनकंडीशनल, अनकंडीशनल के अंदर आप कैसे भी उनको यूज किया जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अनकंडीशनल के बाद में है यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल का है वो सबको मिलेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए हो, और वो हर पर्सन को मिलेंगे। यूनिवर्सल जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है, यूबीटी का कॉन्सेप्ट है, वो इसी के साथ है लिंक, ठीक है। और जो लास्ट है वो टारगेटेड है कि स्पेसिफिक एज ग्रुप हो गया या फिर जेंडर हो गया, उससे रिलेटेड है। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कंडीशनल केस ट्रांसफ़र इम्पोज नो रिक्वायरमेंट ऑन हाउ रेसिपिएंट्स स्पेंड द मनी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कंडीशनल के अंदर होती है ये चीज़ें कि वो कैसे उसको यूज करने वाला है। दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड एज लोन दैट मस्ट बी रिपेड। नहीं, इसका मतलब ये कैश ट्रांसफ़र का मतलब है कि उनको रीपे नहीं करना। वो उसको चाहे वैसे यूज़ तो नहीं कर सकते, उसको एक स्पेसिफिक जगह की यूज़ करना होगा। अगर जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको कंडीशनल पेमेंट मिला है, तो वो एग्रीकल्चर जो भी सर्विसेज है उन्हीं के रूप में उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है एग्जाम्पल ऑफ सीसीटी। कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स इंक्लूड यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम ये कंडीशनल नहीं हो गया, ये तो फिर यूनिवर्सल के अंदर आ गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ऑल थ्री हो जाएंगे। सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं जो ग्रीन बैंक से रिलेटेड है। ग्रीन बैंक्स प्राइमरली रिलाई ऑन इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स एज देयर मेन सोर्स ऑफ फंडिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो ग्रीन बैंक होता है, अब ग्रीन बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जिस जो जो सर्विसेज होती है ग्रीन बैंक के अंदर, मतलब सेस मिलता है, एनवायरमेंटल सेस लगाया जाता है, या फिर जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको यूज किया जाता है ग्रीन बैंक के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। दे फाइनेंस ओनली लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। नहीं, लार्ज स्केल नहीं, स्मॉल स्केल भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिटी से रिलेटेड इनिशिएटिव के लिए भी हो सकते हैं स्मॉलर। अब इसको एक्सक्लूड कर बात कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। थर्ड है रिकवर्ड कैपिटल फ्रॉम लोन इज री इन्वेस्टेड इंटू न्यू ग्रीन प्रोजेक्ट टू सस्टेन फंडिंग साइकिल। ये स्टेटमेंट सही है कि यहाँ से कुछ लोन मिला, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि फंडिंग साइकिल को रिस्टेन मतलब सस्टेन बनाने के लिए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही बात है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ ए है। थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर परमिटेड टू रेज फंड थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन इंडिया। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको देखना ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी, वहाँ से आप ले सकते हो, मतलब बोरोइंग कर सकते हो। किन किन चीज़ों के लिए? तो डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये थोड़ा सा फ्लेक्चुअल है, ये आपको याद रखना होगा। और जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है, बजट होता है, वहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर बीच बीच में करंट अफेयर में आती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन। सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन क्या है? देखो, तो होता है कंप्लीट डीरेगुलेशन। तो कंप्लीट डीरेगुलेशन का मतलब है कि बहुत सारे रेगुलेशन बनाए गए थे, मतलब, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जो चीज़ें एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी हो जाती है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बहुत स्लो प्रोसेस हो जाती है। जैसे देखा जाए तो सिंगापुर वगैरह जो जैसी कंट्रीज़ है ना, वो अट्रैक्ट करती है बिजनेसेस को, क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलेशन है वो काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग की कैटेगरी में आता है। वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि सुबह जाओ और आप शाम तक कंपनी स्टार्ट कर लो, पर इंडिया में रेड टेपिज्म है, फाइल जाएगी, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको कम करने के लिए सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन लाया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अंदर। तो इसका आंसर है ए फेज्ड अप्रोच फॉर रिव्यूइंग एंड रिड्यूसिंग रेगुलेटरी बर्डन्स ऑन एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और ये भी देख लो, फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्डाइजिंग रेगुलेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर में नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल आप देख लो, पर ये इसका आंसर यही है, ठीक है।
डेट टू जीडीपी रेशियो, कि कितना डेट है जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में। इट मेजर्स द गवर्नमेंट्स टोटल फिजिकल डिफिसिट एक गिवन ईयर, एक गिवन ईयर नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। एक साल में फिजिकल डिफिसिट होता है, पर हम ओवरऑल देखें, मतलब पिछले सालों के भी डेट को अगर देखें तो उसको डेट बोलते हैं, ना कि डिफिसिट नहीं बोलते। डिफिसिट और डेट में एक ही डिफरेंस है। एक तो हो गया डिफिसिट और एक हो गया डेट। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। डिफिसिट क्या होता है, वो जो गिवन ईयर है उसका होता है, और डेट क्या होता है, कंबाइंड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली एक्सटर्नल डेट एंड एक्सक्लूड डोमेस्टिक बोरोइंग। तो ये गलत है, एक्सक्लूड नहीं करता है, दोनों को होता है। जो इंटरनल जो बोरोइंग होती है उसको भी देखते हैं, और जो एक्सटर्नल बोरोइंग होते हैं उसको भी देखते हैं। कंप्लीट डेट टू जीडीपी रेशियो के अंदर इट ऑलवेज कंसिडर्ड इन नेगेटिव इंडिकेटर फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमी। नहीं, कभी कभी ये नेगेटिव इंडिकेटर की तरह भी यूज़ नहीं किया जाता। जैसे जापान जैसी कंट्री है, वहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है, पर फिर भी वहाँ पे नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। लोगों को लगता है कि वो कंट्री स्टेबल इकोनॉमी है। प्लस सीन क्या है, वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी कम है, और अच्छी खासी ग्रोथ होती है। तो हमेशा नहीं होता, नॉट ऑलवेज यहाँ पे होगा। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। सिक्स स्टेटमेंट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नेंस एंड कोटा सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ, ये जो जैसे जैसे ये आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसी जो इंस्टीट्यूट है आपको इनके अलग से नोट्स बनाने चाहिए। यूपीएससी बहुत बार वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में अलग से नोट्स बनानी चाहिए, ठीक है। A member country's quota in the IMF determines its financial contribution, its voting power and its एक्सेस टू आईएमएफ फाइनेंसिंग। तो स्टेटमेंट सही है। देखो क्या होता है, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होती है, फंड सबमिट करती है, और उसके बेसिस पे उनको कोटा मिलता है, जो उनको हेल्प करता है वोटिंग पावर, कि किसको फिर बाद में फर्दर लोन देना चाहिए, या फिर जो एक्सेस फाइनेंसिंग है उसमें हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट सही है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ आईएमएफ विच हैंडल द डेली बिजनेसेस कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल मेंबर नहीं होता, कुछ कंट्रियाँ वहाँ पे उनके मेंबर होते हैं, और जैसा 24 मेंबर है, पर सब कंट्रीज़ के नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7th स्टेटमेंट है, ए हाई रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इन ए कंट्री डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट टू ए कोरस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। ये सही बात है। देखो, हाई रेट ऑफ जीडीपी है, किसी कंट्री की जीडीपी बहुत हाई है, जैसे इंडिया की ही मान लो, ठीक है, ग्रोथ काफ़ी हाई है, कंट्री डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट टू कोरस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर ऐसा नहीं है कि हो ऑफ सिटीजन। देखो सीन ये है कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमीरी, मतलब एक तरीके से डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी है। कुछ लोग बहुत अमीर है और कुछ लोग बहुत गरीब। तो हो सकता है कि इस कंट्री की बहुत अच्छी जीडीपी हो, पर फिर भी डिस्पैरिटी बहुत हाई हो। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मैट्रिक ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जीडीपी हाई होने का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी अकाउंट नहीं करता है, ऑन द वैल्यू ऑफ नॉन मार्केटेड हाउस होल्ड सर्विस। तो जीडीपी इसको भी इंक्लूड नहीं करती है, जैसे हाउस होल्ड सर्विस करती है फैमिली, और जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंदर वो जो वुमेन है वो वर्क करती है फैमिली वर्कर के रूप में, और उनको कोई एक तरीके से अनपेड सर्विस वो करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये इसका मतलब ये आंसर दे रहा है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। देखो, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि एक टेरिटरी है, उसके अंदर जो एक ईयर के अंदर, गिवन ईयर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू होती है। जीडीपी और जीएनपी कल हमने समझा था उस लास्ट लेक्चर के अंदर, आप एक बार लेक्चर करना, और वहाँ पे भी क्वेश्चन सेम सा क्वेश्चन था, वहाँ पे देख लेना। तो ये काफ़ी अच्छा है जीडीपी जीएनपी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। With reference to agriculture marketing reform in India, consider the following statement. The Agriculture Produce Market Committee (APMC) acts of various states create a unified national market for agriculture commodity. नहीं, APMC हर स्टेट की अलग अलग है,
वो एक यूनिट नहीं है, पूरे इंडिया की एक यूनिट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकेंड है द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम एम्स टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग एपीएमसी मेडिस टू क्रिएट ए कॉमन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ई नाम बनाया इसलिए था कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एपीएमसी है उनको कनेक्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि क्या हो, वहाँ पे बिडिंग प्रोसेस हो और कोई एक फार्मर है वो सिर्फ अपने स्टेट नहीं कहीं दूसरे स्टेट में भी अपनी जो जो फसल है उसको बेच सके, ठीक है, उसको अच्छा अच्छा पेमेंट मिल सके। फॉर ए स्टेट टू इंटीग्रेट इट्स मैंडेस विद ए ई नाम प्लेटफॉर्म इट मस्ट प्रोवाइड फॉर ए सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस वैलिड अक्रॉस द एंटायर स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है कि हर एपीएमसी को सेंटर क्या करेगा, उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगा और वो लाइसेंस एक तरीके से हर स्टेट का एक यूनिक होगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये हो जाएगा ऑल थ्री, ठीक है। उसके बाद में नाइन्थ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 ट्रांसफॉर्म द पीडीएस फ्रॉम ए वेलफेयर बेस्ड स्कीम इनटू द राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसने क्या किया था, पहले ये एक तरीके से वेलफेयर स्कीम थी, उसके बाद में ये राइट बेस्ड स्कीम हो गई है। अब ये मतलब एक तरीके से फूड मिलना आपका राइट बन चुका है। सेकेंड है द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम प्राइमरीली इस वर्ड पे फोकस करना है, एम टू एड्रेस द इश्यू ऑफ इंक्लूजन एरर्स बाय यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो प्राइमरी जो एम था वो ये नहीं था, वन नेशन वन राशन कार्ड का ये था एम कि कोई माइग्रेंट वर्कर है, वो मान लो कि बिहार का वर्कर है, वो तमिलनाडु में जाता है, अब उसको वहाँ राशन एक सब्सिडी पे कैसे मिले, तो उसके पास वन नेशन वन राशन कार्ड होगा, तो वहाँ पे जो फेयर शॉप होगी वहाँ से वो राशन ले पाए। तो ये मेन एम था। हाँ मतलब ठीक है, ये भी सही है कि जो इंक्लूजन है, जो एरर्स है, उनको भी निकाला जा सके। तो ये स्टेटमेंट अगर सेकेंडरी होता तो ठीक है, इस बात पे होता, पर ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है द शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेड शिफ्टिंग फ्रॉम इन काइंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT सिस्टम इन लार्ज सिटीज़। तो ये स्टेटमेंट सही है, थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ओनली 2, ठीक है। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। GVA एट बेसिक प्राइजेस इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्स बट एक्सक्लूड प्रोडक्ट टैक्स। तो देखो GVA है ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बता दूँ, ये होगी फैक्टर प्राइस, मतलब ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको जाना है बेसिक प्राइस पे, बेसिक प्राइस और बेसिक प्राइस से जाना है मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको करना होगा प्रोडक्ट टैक्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। और इसके बाद एक चीज़ और है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन सब्सिडी है, ठीक है, उसको करना होगा माइनस, और यहाँ पे होगी जो प्रोडक्ट सब्सिडी है, ठीक है, उसको माइनस। ये समझ रहे हो? तो अब स्टेटमेंट समझो, अब आपको स्टेटमेंट ही समझ में आएगा। GVA बेसिक प्राइस, तो यहाँ पे बेसिक प्राइस इंक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है, यहाँ पे बेसिक प्राइस है, इसके अंदर प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड है बट एक्सक्लूड प्रोडक्ट टैक्सेस। तो स्टेटमेंट सही हो गया है। GVA एट बेसिक प्राइस इज ड्राइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रोडक्शन सब्सिडी फ्रॉम GVA एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये देखो प्रोडक्शन सब्सिडी तो निकाल दी, ठीक है, पर आपको एक चीज़ पता लगनी चाहिए, यहाँ पे ऐड भी तो करो प्रोडक्शन टैक्स, सिर्फ प्रोडक्शन सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करने से ही नहीं होगा। तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज GVA एट बेसिक प्राइस एज द प्राइमरी हेडलाइंस मेट्रिक फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन टारगेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। RBI किसको यूज करता है? RBI यूज करता है CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और ये कौन निकालता है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो वो निकालती है, वो मिनिस्ट्री निकालती है, इसको यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि MPC के अंदर 3 मेंबर RBI से आते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, और 4 बार इनकी मीट होती है, और वो गवर्नमेंट 5 साल में एक बार बता दी कि कितनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बता दिया, और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, रेपो रेट वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है।
अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, ए चेंज इन जीएसटी रेट विल अफेक्ट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस बट विल नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द जीवी एट बेसिक प्राइस। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है। अब क्यों स्टेटमेंट सही है कि इससे क्या मार्केट प्राइस तो अफेक्ट होती है, वो तो कम ज़्यादा होती है, पर जो जो बेसिक प्राइस है, ठीक है, उस पर कुछ भी चेंज नहीं आता। जो फैक्टर प्राइस है उस पर कुछ भी चेंज नहीं आता। वो उस पर चेंज आने के पीछे ये है क्योंकि उस पर टैक्सेस वगैरह होते ही नहीं है। अब होते ही नहीं तो क्यों चेंज आएगा। तो ये सॉरी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेस ईयर के बारे में पूछा है कि बेस ईयर से क्या होता है। ए बेस ईयर रिवीजन इज अंडरटेकन प्राइमरी टू अकाउंट फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस करना है तो उसके लिए बेस ईयर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अभी पहले बेस ईयर था 2011 से 2012 और अभी 2022 से 23 हो चुका है, ठीक है। शिफ्टिंग टू ए न्यू ईयर बेस ईयर टिपिकली रिजल्ट इन ए लोअर एस्टिमेशन ऑफ द नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर। नहीं, नॉमिनल लोअर नहीं होगा, हाई होगा, क्योंकि बहुत सारे जो सर्विसेज चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। एआई वगैरह से रिलेटेड भी जो इकोनॉमी थी वो नहीं थी, पर अब उसको ऐड कर लिया गया, ऐड करेंगे धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है तो उसके बाद में जो जीडीपी है वो लोअर एस्टिमेशन नहीं होंगे, वो हायर एस्टिमेशन होंगे। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड, द रिवीजन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अपडेटिंग द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग वेट इन द कैलकुलेशन। तो ये सही है कि उसके अंदर जो बास्केट से गुड्स है उनको अपडेट किया जाता है, ठीक है, उसके वेट की कैलकुलेशन के लिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। In the context of Reserve Bank of India's monetary policy framework, what is the most immediate and direct consequences of an increase in the fixed reserve repo rate? यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द लेंडिंग रेट ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक टू कॉरपोरेट्स। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या नहीं, आप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इससे क्या होता है कि डिक्रीज हो जाएगी। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द लेंडिंग रेट ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इंसेंटिवाइजेज कमर्शियल बैंक टू पार्क मोर देयर सरप्लस फंड इनटू द आरबीआई। अब देखो रिवर्स रेपो रेट का मतलब यही है कि वो क्या करेंगे, जैसे रिवर्स रेपो रेट एक तरीके से इंक्रीज कर दी तो अब एक्स्ट्रा मनी है, तो एक्स्ट्रा मनी है क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मनी आरबीआई को वापस से देने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से यह मनी सप्लाई, जो मनी इंजेक्ट करने वाले थे बैंक, वो कम हो जाएगा, ठीक है। रेपो रेट, यह है रेपो रेट और यह है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जिस उस रेट के ऊपर जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई लोन देगा किसको, बैंक्स को, और उसके बाद बैंक्स जो एक्स्ट्रा मनी है, यहाँ पे बैंक्स लोन नहीं देंगे आरबीआई को, ये वर्ड यूज मत करना कि बैंक्स लोन दे रहे हैं आरबीआई को। एक्चुअली में बैंक्स के पास जो एक्स्ट्रा मनी है उसको वापस लेने का तरीका है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट आर रिवर्स रेपो रेट। बाकी वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। तो आप सेकंड जो लेक्चर था वो देखना एक बार के लिए। 13th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट्स द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, देखो स्टैगफ्लेशन स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या है। देखो ग्रोथ हो गई है, एक तरीके से रुक गई है, स्टैग्नेशन का मतलब रुक चुकी है, ठीक है, और इन्फ्लेशन है बहुत हाई। यहाँ पे ग्रोथ, स्टैग्नेशन और जो इन्फ्लेशन है वो है बहुत हाई, और अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बहुत हाई। ये तीनों कंडीशन बनती है स्टैगफ्लेशन के अंदर। ये स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। अब ऑप्शन देखते हैं, ए रैपिड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल अकम्पनीड बाय हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है यहाँ पे। ए परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल, परसिस्टेंट फॉल नहीं। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। कोएग्जिस्टिंग विद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। एंड द स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ,
तो ये स्टेटमेंट सही हो गया सी। 14th स्टेटमेंट देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज जनरली कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे है कि एफडीआई को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एफपीआई से। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो एफडीआई है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एफपीआई से, क्योंकि एफडीआई है वो 10% से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी है, जैसे मान लो कि एक तरीके से कोई कंपनी, मान लो मेटा ही मान लो कि वो मेटा, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे मान लो मेटा है, उसने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है 10% से ज़्यादा। तो अब क्या है, 10% से ज़्यादा करने के बाद उसको एक तरीके से बोर्ड मेंबर में भी उसका कंट्रीब्यूशन है, कि मतलब वो कंपनी के अंदर जो भी इंटरफेयर वगैरह होगा या उसके डिसीजन मेकिंग की, उसमें भी इसका रोल है। तो ये एक तरीके से पोर्टफोलियो नहीं है, शेयर या इक्विटी जैसा नहीं है, मतलब है तो वैसा ही, शेयर इक्विटी जैसा ही है, पर यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और ये लेस लिक्विड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एफडीआई कि कल ही बेच दो और कल ही चले जाओ, मतलब गवर्नमेंट का एक पूरा प्रोसीजर है, रूट है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी सब कुछ। तो ये लेस वोलेटाइल है। वहीं एफबीआई मोर वोलेटाइल होता है, इसलिए इसको एफडीए को मोर स्टेबल बोलता है। और ठीक है, एज इट इन्वॉल्व्स ए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द होस्ट इकोनॉमी। ठीक है। सेकेंड है, एन इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज एफडीआई इफ द फॉरेन इन्वेस्टर एक्वायर ए स्टेक ऑफ 10% और मोर इन लिस्टेड कंपनी, अदरवाइज इट ट्रीटेड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, अनलाइक एफपीआई, एफडीआई इज परमिटेड ओनली इन द प्राइमरी मार्केट नॉट इन द सेकेंडरी मार्केट। तो स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी मार्केट है आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट है कि जहाँ पे आईपीओ के बाद में कि शेयर मार्केट से आप बहुत सारे शेयर इक्विटी वगैरह लो, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो स्टेटमेंट सही है। एफपीआई और एफडीआई दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन। ये है इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तो एन इंडियन फर्म टेक्स ए लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट, दिस इज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट आइटम ऑन द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से नहीं होगा क्योंकि ये लोन लिया है। अब लोन की वजह से देखो, कैपिटल एसेट के जो एसेट है, एसेट और लाइबिलिटी में जो भी डिफरेंस आता है, तो वो क्या होता है, करंट नहीं, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये समझ लो आप। तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड है, एन इंडियन आईटी कंपनी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विस टू द क्लाइंट इन जर्मनी, दिस इज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट आइटम ऑन द कैपिटल। अब ये कैपिटल में नहीं होगा, ठीक है, ये करंट में होगा। तो यहाँ पे दोनों एक तरीके से वाइस वर्सो या उल्टा फुल्टा बोल दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, नीदर 1 नोट 2 हो जाएगा। 16th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन मेजर्स इन इंडिया। फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई के बारे में पूछा है। इन्फ्लेशन रेट कैन फॉल शार्पली इवन इफ द प्राइजेस ऑफ गुड डू नॉट फॉल एंड इंक्रीज स्लाइटली कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करिए कि जो सीपीआई है उसकी जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। ठीक है। प्राइजेस ऑफ गुड नोट पर प्राइजेस एक तरीके से डू नॉट फॉल एंड इंक्रीज स्लाइटली कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। अब ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है, क्योंकि देखो सीपीआई है, उसकी प्राइजेस तो हो गई है कम, पर जो गुड्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं बहुत प्रीवियस मंथ से, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। सेकेंड है, बेस ईयर इफेक्ट मीन द इफ द प्राइजेस वर वेरी हाई इन द सेम मंथ लास्ट ईयर द करंट ईयर इन्फ्लेशन में भी अपीयर लो। देखो बेस ईयर इफेक्ट क्या होता है, आप कंपेयर करो पिछले जो बेस ईयर है उससे। जैसे मान लो कि 2010 है मान लो, और ये 2011 2012, ठीक है। यहाँ पे प्राइजेस थी 100, अब यहाँ पे हो गई है 200। तो यहाँ पे कितने परसेंट ग्रोथ हुई, ठीक है, यहाँ पे 100% ग्रोथ हो गई। ठीक है। उसके बाद में जो ग्रोथ हुई है वो मान लो 210 हो गई। ठीक है। तो 10% या 5% कितनी ग्रोथ हुई है बताइए, समझ रहे हो। यहाँ पे 5% ग्रोथ हुई देखने को मिली है, तो ग्रोथ तो हुई है। पर अगर आप कंपेयर करो इसको बेस ईयर मान के, तो सोचो कितने परसेंट ग्रोथ हुई है, तो बेस ईयर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये स्टेटमेंट ए सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट। देखो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको
हम जो कितना भी हमने टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से जो रेसिपिएंट है और नॉन डेप्ट रेसिपिएंट है उनको हम काउंट नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट तो कंप्लीट एक टर्म है, ठीक है। और इसके बाद होता है प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दो, जो पिछली गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया है मतलब बोरोइंग लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा है, उसको निकालते हैं, प्राइमरी डिफिसिट बन जाता है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2025 के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर था ये, ठीक है। फिर इफेक्टिव इफेक्टिव अब कुछ डिफिसिट है उसका यूज क्या क्या लिया है, कैपिटल एसेट मेकिंग के अंदर। तो ए के अंदर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड और बी में हो जाएगा फर्स्ट। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। फिजिकल डिफिसिट ओवरऑल टर्म में टोटल एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा, ठीक है। 18th है आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या है, देखो तीन चीज होती है। एक तो होता है आउटले, कि कितनी, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये दिए हैं, 50,000 का आउटले हुआ है कि रोड बनानी है, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट, आउटपुट बनी है रोड, 50,000 की बन गई रोड। अब उसके बाद में है आउटकम, कि उसकी वजह से क्या आउटकम निकला। अब ये आउटकम हो सकता है कि भाई रोड बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। उसके बाद एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन में भी इम्पैक्ट देखने को मिला, उसकी वजह से मार्केट इकोनॉमी ये भी ज़्यादा हो गई। तो ये है आउटकम। उसका आउटकम क्या हुआ, इट्स ए स्टेटूटरी डॉक्यूमेंट, मैंडेटेड नहीं है अंडर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, मैंडेटरी नहीं है। इट वाज इंट्रोड्यूस टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम आउटले। देखो आउटले ठीक है, पर इसके बाद हम आउटकम पे फोकस करें। एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू द आउटकम, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू ए कंसोलिडेटेड आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंटेड अलोंग विद द बजट। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। फिर है 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट देखो कभी कभी जो लोन्स हैं उनको रिपेमेंट करने के लिए, या फिर कोई लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज है, तो अब लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, ठीक है। यहाँ पे वही बात है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो द सेल ऑफ माइनॉरिटी शेयर्स इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ ए CP सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है एंटरप्राइजेस ऑफ अप टू 50% और मोर अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 50% के बाद मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला ही जाएगा। तो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डेट इन इंडिया। इंटरनल डेट कंप्राइज द मेजोरिटी 90% ऑफ द टोटल डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो इंडिया का जो डेट है वो मोस्टली 90 to 95% इंटरनल डेट ही है, हमने बाहर से बहुत कम लिया है। और इंटरनल डेट के अंदर पता है क्या है, जो टीवील होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, वही होती है। सेकंड है, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन द इंडियन रुपी। एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल हमने मोस्टली डॉलर की फॉर्म में ले रखा है, जो डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी नहीं है, ठीक है। थर्ड है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, bonds are issued by the RBI to absorb excess liquidity and the interest on these bonds is paid by the government of India। तो स्टेटमेंट सही है। देखो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब करने में उसका यूज किया जाता है। देखो क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टर इन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे हो गए डॉलर बहुत ज़्यादा। अब इन डॉलर का यूज क्या कर लेता है RBI, एक तरीके से फॉरेन जो हमारा रिजर्व है उसको उसके अंदर उसको भरने में यूज लेता है। और इसलिए ये RBI क्या करेगा, मनी जो सप्लाई है उसको मार्केट में इंजेक्ट कर देगा। अब मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से रुपये की हालत हो गई है बहुत पतली। अब क्या करेगा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लेके आएगी MSS, जिसके तहत क्या हो गया, MSS बॉन्ड निकाले जाएंगे और इस रुपये को वापस से मतलब ले लिया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा बॉन्ड। पर इस रुपये को
गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इसको स्पेंड कर दिया एक्सपेंडिचर के अंदर तो मनी वापस मार्केट में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो जाएंगे, ओनली टू। तो स्टेटमेंट 20, आज के 20 MCQ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।